Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. 19th सेंचुरी में जब कोई भी पावर किसी और टेरिटरी को एनेक्स करता था, कैप्चर करता था, तो उस समय पे ऑब्वियस बात है वॉर जो भी जीतता था वो अपना झंडा वहीं पे गाड़ देता था और उसी से पता चलता था कि कौन उस जगह को रूल करता है और कौन सुपर पावर है, कितना टेरिटरी उनके पास है। बट रियलिटी धीरे धीरे बदलती रही। 20th सेंचुरी में आते आते इट वाज अ कॉलोनियल पीरियड जहां पे इट वाज अबाउट टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कौन कहां तक कैसे रूल्स और लॉज के थ्रू किसी को गवर्न कर सकता है। 21st सेंचुरी में वॉर्स तो अभी भी हो रही हैं, बट एनेक्सेशन या कोई भी टेरिटरी को कैप्चर करने के तरीके बदल चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आर्कटिक की बात, तो आर्कटिक या नॉर्दर्न पोल, ये सभी को पता है कि नॉर्दर्न पोल में बहुत तेजी से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ये भी सभी को पता है कि जैसे जैसे आर्कटिक आइस मेल्ट होते होते रिट्रीट करेगा, वैसे वैसे नए रिसोर्सेज मिलेंगे, वैसे वैसे न्यू ट्रेड रूट्स ओपन होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्रीज इस पूरे कैलकुलेशन को समझते हुए रेस कर रही हैं आपस में टू एक्चुअली गो एंड कैप्चर द आर्कटिक। अब लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले लॉजिकली अगर देखा जाए तो जो नियर आर्कटिक कंट्रीज हैं, मैप अगर आपके पास है तो अगर आप खोल सकते हो तो मैप, वरना यही मैप से आप काम चला लीजिए कि कौन से कंट्रीज आपकी नियर आर्कटिक कंट्रीज है। ऑब्वियसली रशिया आ गया, उसके साथ साथ यूएस क्योंकि अलास्का, कनाडा और द नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी हैं? बेसिकली नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये सभी जो कंट्रीज हैं नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है एंड दे आर आल्सो नियर आर्कटिक कंट्रीज। अब आर्कटिक जो है वो कभी भी ग्लोबल कॉमन नहीं था। ग्लोबल कॉमन्स क्या होती हैं? ग्लोबल कॉमन्स वो टेरिटरीज होती हैं जो बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन होता है, इंटरनेशनली गवर्न किया जाता है, उनको ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है। जैसे कि आपका अंटार्कटिका हो गया, आउटर स्पेस, एटमॉस्फेयर, हाई सीज, इनको ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है। आर्कटिक कभी ग्लोबल कॉमन नहीं था, वो नियर आर्कटिक कंट्रीज जो थे वो एक आर्कटिक काउंसिल बनाया था, उसके थ्रू में आर्कटिक को गवर्न किया जाता है। बट जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च आने लगती है कि 2040 के अंदर आर्कटिक नेविगेबल हो जाएगा, दैट इज नॉर्दर्न पोल नेविगेबल हो जाएगा, वैसे वैसे कंट्रीज रेस करने लगती हैं। आज इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि क्या ये रेस कोई पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए है, कितने सारे एक्चुअली रेसेस चल रही हैं और कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, और अभी तक का रिपोर्ट कार्ड भी एक बार देख लेंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आर्कटिक। ऑब्वियस बात है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, राइट? नॉर्दर्न पोल एकदम इट विल गिव एक्सेस टू रशिया, टू द नॉर्डिक कंट्रीज टू एक्चुअली ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अगर रशिया की बात करें तो उनका जो ज्योग्राफी है वो हमेशा से लिमिट करता आया है उनके ट्रेड रूट्स को। क्यों? उनके पास वार्म पोर्ट्स की कमी रही है और ट्रेडिशनली बिकॉज ऑफ द फ्रोजन पोर्ट्स वो इतने अग्रेसिव ट्रेड नहीं कर पाए हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप यूएस की बात करें तो यूएस हैविंग एक्सेस टू बोथ अटलांटिक एंड पैसिफिक, दोनों के वजह से हमेशा से एक मेरीन पावर बन पाया है। ऑन द अदर हैंड आर्कटिक में बहुत सारा अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं। कहा जाता है कि इट इज नॉट जस्ट हाइड्रोकार्बन्स बट क्रिटिकल एलिमेंट्स भी वहां पे मिलने वाले, क्रिटिकल मिनरल्स भी वहां पे मिल रहे हैं। 2018 के रिपोर्ट के अंडर पे इट इज ऑलरेडी आर्कटिक ने 21,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ सी रिट्रीट किया है, मतलब ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं। इट इज नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर ग्रेजुअली स्मॉलर, पिन पॉइंट पे आके रुक रहा है। सो बेसिकली जो बहुत पहले पूरा फैला हुआ था धीरे धीरे पिन पॉइंट पे आ रहा है। टेम्परेचर इन द आर्कटिक इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज। सभी को पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सिर्फ ट्रम्प नहीं मानता है बट अदरवाइज सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
उसके साथ साथ 2030 की बात करते हैं तो रीजन में देयर इज ऑफ कोर्स प्रिडिक्शन कि अनदर फ्यू इयर्स और सारे कंट्रीज यहां पे अपना रिसर्च एक्सपीडिशन तो भूल जाओ, मिलिट्री एक्सपीडिशन पे आ जाएगी, क्योंकि सबको वो अनटैप्ड रिसोर्सेस चाहिए। तो इस पर्टिकुलर रीजन के वजह से दो रेसेस चल रही हैं, किनके बीच में? कंट्रीज के बीच में। एंड आई एम नॉट जस्ट इंक्लूडिंग द नियर आर्कटिक कंट्रीज बट मेजर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है, हिमाद्री इज लोकेटेड इन लॉन्गयरबीन। अब सारी कंट्रीज, चाइना, रशिया, यूएस, कनाडा, नॉर्डिक कंट्रीज, इंडिया, सभी इन्वॉल्व हैं इन रेसेस में। तो सबसे पहला रेस क्या है? रेस फॉर ट्रेड रूट। कौन से ट्रेड रूट की बात कर रहे हैं हम यहां पे? तो सबसे पहले आते हैं कि इस पर्टिकुलर टेरेन जो आपको दिख रहा है आर्कटिक सर्कल के पास, ये हमेशा से फ्रोजन होने की वजह से ये काफी रेयरली यूज होता था। साल में 2-3 महीने यूज होते थे। अगर हम बात करें तो यहां पे मुरमांस्क पोर्ट है, फ्यू इयर्स बैक मुरमांस्क पोर्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के लिए यूज होता था। उस समय पे भी रशिया के पास आइस ब्रेकर शिप्स थी, बट तभी भी वो आइस ब्रेकर शिप्स कैन नॉट ब्रेक ह्यूज ग्लेशियर्स। बट धीरे धीरे जैसे आर्कटिक मेल्ट होता जा रहा था, चाइना और रशिया ने बहुत सारे आइस ब्रेकर शिप्स लगाने लगे और डिप्लॉय करने लगे इस पर्टिकुलर ट्रेड रूट बेरिंग स्ट्रेट से। यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे आपका आ जाता है ना बेरिंग सी टू बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। बेरिंग सी कहां पे है? बेरिंग सी यहां पे आता है। तो यहां पे मुरमांस्क पोर्ट है। अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यहां पे ढेर सारा आइस ब्रेकर्स देखिए, ग्लेशियर्स को तोड़ते तोड़ते यहां पे एक पोलार सिल्क रूट बनाया गया है। और ये पोलार सिल्क रूट पहले सिर्फ एक आइडिया लगता था, किसी को लगा था टाइम लगने वाला है, बट आज के दिन देखा जाए तो ट्रेड शुरू हो चुकी है। लास्ट ईयर अबाउट 30 to 40% ऑफ इंडियाज, जो इंडिया ने इंपोर्ट किया था ऑयल फ्रॉम रशिया, आया था मुरमांस्क पोर्ट से। ऑन टॉप ऑफ इट ये धीरे धीरे ये रूट पे इतने सारे आइस ब्रेकर्स डिप्लॉय किए गए हैं कि बहुत सारा ट्रेड चाइना रशिया के बीच में शुरू हो चुका है पोलार सिल्क रूट से। ये पोलार सिल्क रूट वंस इट बिकम्स मोर एंड मोर ज्यादा यूज होने लगता है, इट विल बी seen as a convenient route. Why? Because it will give access to China easily tapping into Europe. चाइना को और जरूरत नहीं पड़ेगा इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी का यूज करने का, डायरेक्टली यहां से यूरोप टैप कर लेगा चाइना, इंक्लूडिंग रशिया। रशिया भी अभी इजीली टैप कर पाएगा अफ्रीका एंड अदर प्लेसेस यूजिंग द पोलार सिल्क रूट। अब इसको एक्सपेंशन ऑफ बीआरआई आप कहोगे या आप एक्सपेंशन ऑफ रशिया ट्रेड रूट्स कहोगे, ये अप टू यू है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये पोलार सिल्क रूट रशिया और चाइना बना रहे हैं। अब ऑन द अदर हैंड, ये सिर्फ मैंने 2 कंट्रीज का नाम लिया है, व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज लाइक यूएस एंड कनाडा? उन लोगों ने अभी तक कोई रूट नहीं बनाना शुरू किया है पर्टिकुलरली, बट वन नेवर नोज कि एक बार ये पोलार सिल्क रूट अग्रेसिवली यूज होना शुरू हो जाए तो क्या पता यूएस और कनाडा भी नए रूट्स बनाने लगे। नेक्स्ट है रेस फॉर द रिसोर्सेज। ऑब्वियस बात है, जैसे जैसे मेल्ट होता रहेगा ग्लेशियर्स, वैसे वैसे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। 2008 के एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली 90 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है, अबाउट 669 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस है एंड 44 बिलियन बैरल्स ऑफ नेचुरल गैस लिक्विड्स है। तो बहुत सारा आपके पास रिसोर्सेज है। बट ये 2008 के रिपोर्ट्स है, उसके अलावा जो रीसेंट रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई सारे क्रिटिकल एलिमेंट्स भी हैं आर्कटिक में। अब इस वजह से जो भी पहले जाके उस जगह को मिलिटराइज कर सकता है, जो भी जाके वहां पे अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड कर सकता है, अपना होल्ड कायम रख सकता है, वही होगा आर्कटिक का किंग, राइट? ऑब्वियस बात है, रशिया इसको चूकने नहीं देने वाला है। इसी वजह से रशिया एंड चाइना की हम अगर बात करें तो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं। एक अक्टूबर में रिपोर्ट आई है कि रशिया और चाइना 2023 में दे नॉट ओनली हैड अ कॉमन आर्कटिक पेट्रोलिंग, जहां पे दोनों ने मिलिट्री एक्सरसाइज किया था
in an attempt to securitize this region. Along with the military exercise, उन्होंने वहां पे अपने ships का deployment, along with it कई सारे military stations as well as other aerial activities भी किया है, just to ensure that their hold is on the region. Second, अगर हम बात करें तो of course exploitation तो है ही, resources है ही. Now इसके लिए दोनों China and Russia are interested, right? China keeps importing oil, रशिया को और ऑयल बेचना है क्योंकि ऑब्वियस बात है अभी भी सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो दोनों को चाहिए और ज्यादा रिसोर्सेज, which is obviously going to be leading to what? More and more oil drilling. And यही चीज दोनों साथ में करने लगे हैं in the Arctic region. Now, ऑयल ड्रिलिंग के लिए एक टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, दूसरा पैसा चाहिए होता है. इंटरेस्टिंग बात है, यहां पे टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों पार्टनर्स ले आ रहे हैं ताकि दोनों दे कैन वर्क इन काइंड ऑफ अ टैंडम. इट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टनर सब कुछ कर रहा है, दूसरा पार्टनर उससे फायदा उठा रहा है. तो देयर इज they both the countries, Russia and China, are trying to have their problems sorted out so that they can work in a geopolitical friendship. अब ये बड़ा problematic statement है क्योंकि geopolitics में friendship नहीं होता है, but तभी भी दोनों countries कोशिश यही कर रहे हैं कि when it comes to Arctic, both of them can work together and find a solution and win the race. They do not want American hegemony in this region. वे एकदम नहीं चाहते हैं कि जो साउथ चाइना सी में या दूसरे जगह वर्ल्ड में हो रहे हैं वो आर्कटिक में रिपीट हो. वो चाहते हैं कि बिफोर अमेरिका कैन कम एंड एस्टैब्लिश देयर इट्स ओन हेजेमनी, रशिया एंड चाइना एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप कैन एस्टैब्लिश दिस. नाउ when we talk about these many steps being taken, मैंने सारा लिस्ट आउट किया है कि लास्ट फ्यू इयर्स में क्या क्या हुआ है रशिया और चाइना के बीच में रिगार्डिंग दी आर्कटिक. जैसे कि 2020 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेजिग्नेट कर दिया था रशिया ने ताकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट ढेर सारा फ्लो इन कर पाए. 2023 में चाइना ने टाइटेनियम माइनिंग में इन्वेस्ट किया था ताकि क्रिटिकल मिनरल्स जो आपके अगेन आर्कटिक सर्कल में आता है, कैन चाइना एंड रशिया बोथ कैन एक्सप्लॉइट इट. अच्छा, अब यहां पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो रशिया चाइना का तो सबके सामने हो रहा है, इतनी तेजी से वो लोग रेस जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूएस अभी तक कुछ क्यों नहीं कर रहा है? एंड इसको लेके बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आए हैं कि व्हाई इज यूएस लूजिंग द रेस एंड व्हाट कैन वी डू और व्हाट कैन इट डू फॉर इट. सो व्हाट कैन इट डू तो बाद में आते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि यूएस के पास क्या कोई स्ट्रैटेजी है. तो ऑफिशियली यूएस के पास एक स्ट्रैटेजी है फॉर द आर्कटिक रीजन, which is basically advancing US security interest, pursuing responsible Arctic regional stewardship, strengthening international cooperation. तो from the perspective of US, आर्कटिक सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रिज्म से वो देखता है, वो उसके रिसोर्सेज को टैप नहीं करना चाहता है. क्योंकि अगर आप देखते हो तो इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन, बट मेजर वर्ड क्या है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट. यूएस को वहां पे ट्रेड रूट का इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि यूएस के ज्योग्राफिकली इट हैज बीन ब्लेस्ड विद अ ह्यूज कोस्ट लाइन, बोथ अटलांटिक एंड पैसिफिक. तो आर्कटिक में एज सच उनको ट्रेड रूट्स का इंटरेस्ट तो है नहीं. सेकेंड चीज, रिसोर्सेज की बात करें तो अभी तक यूएस ने कोई ऐसा आउटराइट इंटरेस्ट नहीं शो किया है क्योंकि अभी भी अकॉर्डिंग टू द यूएस इट इज अ सिक्योरिटी डायलेमा rather than a रिसोर्स रेस. इसी वजह से यूएस ने इतना इंटरेस्ट नहीं शो किया है. अब इसका मतलब क्या ये है कि यूएस ये रेस लूज कर रहा है? तो अगर आप यूएस के कैलकुलेशंस के थ्रू देखोगे तो यूएस वांट्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू डू समथिंग अबाउट इट rather than यूएस इटसेल्फ. तो इसको अगर हमें समझना है तो आई एम गोइंग टू यूज आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अंडरस्टैंडिंग कि अमेरिका आइसोलेशनिज्म की तरफ जा रहा है, वो ग्लोबल हेजेमनी से थोड़ा सा रिट्रीट करने लगा है. तो आज के दिन अगर आप देखोगे वो हेजेमोनिक स्टांस नहीं ले रहा है when it comes to the Arctic. Instead, it is letting Russia and China, kind of win the race. It is not even showing a little bit of interest to actually do something about it. Ab is this light, what about the other multipolar countries, which is other centers of power like the Nordic countries? Nordic countries क्या कर रही हैं? तो Nordic countries बोल रही हैं कि भाई
वी कैन नॉट लेट रशिया एंड चाइना विन द रेस। हम इसे अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा भी राइट है उस पर्टिकुलर टेरिटरी में। तो इसी वजह से दे आर मूविंग टुवर्ड्स मल्टीलैटरल एंगेजमेंट। तो क्या कर रहे हैं नॉर्डिक कंट्रीज? ऑफ कोर्स दे आर लुकिंग एट सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, बट सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट बेस्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब इंटरेस्ट बेस्ड मतलब जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ नॉर्डिक कंट्रीज साथ में आके कुछ करना चाहती हैं, इस रेस को स्टॉप करना चाहती हैं, क्योंकि ये जितना भी अग्रेसिव रेस होगा उतना इन्वायरमेंट को इंपैक्ट होने वाला है। और इसी में आता है इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी। तो इंडिया भी यही कहता है अपने आर्कटिक पॉलिसी में कि भाई आर्कटिक का रेस जो है वो इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहा है। लाइक माइंडेड कंट्रीज शुड कम टुगेदर एंड सपोर्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर व्हाट? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द आर्कटिक। तो इंडिया के 6 पिलर्स हैं व्हेन इट कम्स टू इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी, which basically focuses on science and research। तो हमारा खुद का एक रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री। सेकेंड, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस। ये 6 जो पिलर्स हैं ये डिफाइन करता है इंडियाज एंगेजमेंट को लेके। अब इंडिया भी यही चाहता है कि रशिया और चाइना इस रेस को ना डोमिनेट करे, बल्कि अदर कंट्री शुड हैव इक्वल से इन व्हाट इज हैपनिंग इन द आर्कटिक। बट रियलिटी तो वही है कि जो उस जगह को पहले मिलिटराइज कर लेगा वही वहां का राजा होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रशिया एंड चाइना आर विनिंग द रेस एंड अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन तो नहीं आया है फ्रॉम एनी अदर कंट्री। With this, I'm going to end today's analytical video. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.